मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 के लेक्चर्स बायो के आज से स्टार्ट होंगे और 11th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग जो है वीडियोस को देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन में भी पूरे नोट्स हैं। जो लेक्चर होगा उसका पूरा नोट्स आपके ग्रीन बोर्ड में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप उसको नोट्स करते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए और फिगर्स और नोट्स वेल मेंटेन होने चाहिए। आपके होम असाइनमेंट ठीक होना चाहिए। ओके, सो कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला वीडियो है आपके लिए। टॉपिक है द लिविंग वर्ड। आपको पता है कि लिविंग वर्ड मीन्स ये जो हमारी अर्थ है, आवर प्लैनेट, ये जो हमारा ग्रह है, इसी पे केवल लाइफ फॉर्म है। लाइफ फॉर्म्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, किसी भी किंगडम के हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हों, ऑर्गेनिजम्स अगर हैं उसमें अगर लाइफ है, एलाइव है, तो क्यों है और कैसे है, लिविंग वर्ड में हम यही पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ अभी पढ़ पाओगे, ओशियन, समुद्र होता है ना, उसके नीचे 6 किलोमीटर अंदर, एटमॉस्फेयर में 8 किलोमीटर ऊपर, मीन्स ये 14 किलोमीटर का जो रेंज है, अर्थ सरफेस से ऊपर 8 किलोमीटर और नीचे 6 किलोमीटर, 14 किलोमीटर का ये जो रेंज है, ये बायोस्फीयर, मीन्स यहाँ लाइफ फॉर्म्स होते हैं। अब वो लाइफ फॉर्म्स किस फॉर्म में है? बर्ड है, स्नेक है, मैमल है, रेप्टिलिया है, हेलमेंथीज है, प्रोटोजोआन्स है, क्या है वो हम धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द लिविंग वर्ड। ये देखिए एक वंडर, मतलब मीन्स आश्चर्य कर देने वाला एक एक ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे सामने। एक एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, उसको देख के कितना लगता है कि नहीं, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे है, ये अलाइव कैसे है, किस तरह से ये ब्रीथ कर पा रहा है। बर्न होता रहता है, डेथ होती रहती है ऑर्गेनिजम्स की, मीन्स लाइफ फॉर्म्स की कंटिन्यूटी बनी रहती है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी आप देखोगे, बायोडाइवर्सिटी यू नो, टाइप्स ऑफ स्पीसीज मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना डिफरेंट है और ऐसे कितने स्पीसीज हैं। आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है, मोनेरा। एनिमल किंगडम में आपको 10 फाइलम पढ़े थे आपने, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, नेमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा भी उसमें। मीन्स प्रोटोजोआन्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, 10,000 स्पीसीज हैं केवल प्रोटोजोआ फाइलम में। मोलस्का में कितने, इकाइनोडर्मेटा में कितने, एनिलिड्स कितने हैं, तो स्पीसीज कितने, उनमें वेरिएशन कितना है, किस तरह से हम उनको क्लासीफाई करेंगे, ये हम धीरे धीरे बायो की क्लास में, लेक्चर्स में देखते रहेंगे। सो अभी का टॉपिक है लिविंग वर्ड। कुछ फैक्ट्स हम इस पे देखते हैं लिविंग वर्ड में। द अर्थ सर्व्स एज अ होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म लिव इन वेरियस लाइक फॉरेस्ट, ये देख पा रहे होगे आप, फॉरेस्ट, अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जंगलों में कितनी डाइवर्सिटी है। फॉरेस्ट में अगर डाइवर्सिटी देखना है तो जंगलों में जाइए आप, आपको वहाँ टाइप्स ऑफ स्पीसीज मिल जाएंगे, इतनी जातियां मिलने वाली हैं आपको जंगल में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको वहाँ पे, बाकी ये शेर, हाथी, भालू, ये सब तो मिलने ही मिलने वाले हैं। ओके, माउंटेन, अर्थ पे जो है माउंटेन्स पे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको पता होगा, बैक्टीरिया आपने पढ़ा था, जमीन के अंदर भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, आसमान में भी होते हैं, उड़ रहे होते हैं हवा में, हमारे अंदर भी होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, बाहर भी होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक संसार है, उन्हीं में हम भी रह रहे हैं, हमारा भी अपना एक संसार है, दोनों मिक्सअप हो रहा है। बायो डाइवर्सिटी जब आप पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी क्या है, लिविंग वर्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉरेस्ट में भी मिलेंगे और माउंटेन्स पे भी मिलेंगे, डेजर्ट,
एनिमल्स ऐसे हैं जो रेगिस्तान है वहां भी आपको एनिमल्स मिलने वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओशियन, समुद्र में भी फ्रेश वाटर बॉडीज, रिवर है, नदियां तालाब वगैरह देखते हैं उसमें भी ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, हॉट स्प्रिंग, गर्म जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ऑर्गेनिज्म अलाइव होते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो पोलर रीजन मीन्स ऐसी जगह जहां पे पूरा एकदम बर्फ पड़ा हो, वहां भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ, ये क्या कह रहा है आपको? फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, हॉट स्प्रिंग, पोलर रीजन एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। आप जहां भी जाओगे आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। हम बैक्टीरियाज को यूनिवर्सल बोलते हैं कि ये हर जगह है। कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जैसे और भी ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह है। मोनेरा प्रोटिस्टा आपने पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, आपने उनके हैबिटेट्स को देखा था, कहां कहां पाए जा सकते हैं वो। ओके, सो कम टू द पॉइंट, द अर्थ सर्व एज अ होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा है नहीं कि इस पृथ्वी पे केवल हम ही हैं, केवल ह्यूमन बींग्स हैं, या केवल मंकी ही है, या चिंपैंजी ही है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, तो यहां पे क्या है? डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वो वेरिएशन उनके हैबिटेट में भी देखने को मिलेगा। पानी में सब नहीं रहेंगे, केवल एक्वेटिक एनिमल्स रह पाएंगे वहां पे, हम नहीं रह पाएंगे वहां पे। हम टेरेस्ट्रियल हैं, उससे देखो जंगलों में रहेंगे, कुछ माउंटेन पे रहेंगे, कुछ झरनों में रहेंगे, गर्भ झरनों में रहेंगे, हॉट स्प्रिंग्स। तो उनमें उस तरह का एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन के बेस पे ऑर्गेनिजम्स अपना हैबिटेट चूज करते हैं। द लिविंग थिंग्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे आपने नॉन लिविंग और लिविंग में सेकेंड क्लास से डिफरेंस देखा, जब आप क्लास सेकेंड में थे तब से आप देखते आ रहे हो। मीन्स लिविंग जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव जो होते हैं। और ये नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे क्या है? लिविंग थिंग्स पॉसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है वो? जैसे सपोज दैट ये आपका, आप ये अपनी नोटबुक में बनाइएगा, ये जो ऐसा डायग्राम बना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऊपर आप देखिए ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रोथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ग्रोथ, इंक्रीजेस इन मास, वो जो है वजन में बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। और ग्रोथ का क्या है? वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर ऐसा कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, इस पे धूल मिट्टी के कण आके इसको जो है इतना बड़ा बना दिया चिपक चिपक के, नहीं। तो ये तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया। लिविंग का ये क्राइटेरिया है कि उसमें इंटरनल भी ग्रोथ होता है। किसी पत्थर में इंटरनल ग्रोथ नहीं हो सकता, एक्सटर्नल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जैसे हम चौक को यहाँ रख देंगे तो यही पड़े पड़े क्या होगा? उस पर धूल मिट्टी के कण आएंगे, इस पे चिपकते जाएंगे, है ना, बहुत समय में। तो ये क्या होगा? थोड़ा थोड़ा इस तरह से मोटा हो जाएगा। हम कहेंगे देखिए इसका ग्रोथ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉन लिविंग में ही हो सकता है। लिविंग में क्राइटेरिया क्या है? इंटरनल ग्रोथ भी होता है। जैसे हम हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, स्प्लीन है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये लंग्स, बोन्स हमारे, ये भी इंटरनल ग्रोथ भी होता रहता है और एक्सटर्नल भी होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ, इंक्रीज इन मास। इधर आप देख पा रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोड्यूस मीन्स ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म मरने से पहले वो कई अपने ऑफस्प्रिंग संतानों को छोड़ के जाता है इस पृथ्वी पे, जिससे अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी हुई है। अभी किसी का एज बहुत नहीं होता, किसी का 100 साल है, किसी का 150 साल है, 1000 साल तो किसी को नहीं होता, किसी का नहीं होता ना। 8,00,000 सालों से 8,000 सालों से अर्थ पे मानव बना हुआ है, मीन्स ह्यूमन बींग्स स्टे है। उससे पहले और जो लोअर कॉर्डेट्स,
वो रहे होंगे, फिर इनवर्टिब्रेट्स रहे होंगे, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के वो अभी तक है, जैसे पहले भी हाथी था आज भी हाथी है। मीन्स हाथी की उम्र अभी तक इतना तो नहीं होगा, 1000 साल तो नहीं होगा, 1000 ईयर्स तो नहीं होंगे, लेकिन वो मरने से पहले एक हाथी अपने संतानों को छोड़ के जाता है, फिर वो मरने से पहले अपने संतानों को छोड़ के जाता है। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जब एक्सपायर हो रहे होते हैं उससे पहले ऑस्प्रिंग, उनकी संतानें इस पृथ्वी पे होती हैं, फिर वो जब मर रहे होते हैं तो उनकी संतानें इस पे। तो वो जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे तो रिप्रोड्यूस, यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस ऑस्प्रिंग मीन्स संतानों को उत्पन्न करने का जो कैरेक्टर्स होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही है। ओके, नेक्स्ट इज इधर रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुली। मीन्स जैसे हम अगर यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ धूप आ रहा है तो हम जाहिर सी बात है छांव में चले जाएंगे जहां छाया है, या ठंड लग रही है तो छाए में है तो हम धूप में चले जाएंगे। मीन्स हम एनवायरमेंट जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम अपने एनवायरमेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, मीन्स हम वहां पे अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। नेक्स्ट आप यहां देख पाओगे कैपेबल टू मेटाबोलाइज मीन्स माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। मीन्स उसमें हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में वो CO2 फॉर्मेशन कर रहा है, फिर हम CO2 को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है किसमें, लिविंग बॉडी में, नॉन लिविंग में ये नहीं होता है। तो ये फिगर, ये फ्लो डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाइएगा, ओके, और ये नोट्स तैयार करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में भी नोट है उसको कंप्लीट करते रहिए। सो कम टू द पॉइंट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा था, एनवायरमेंट से स्टिमुली कर रहा था और मास में इंक्रीज हो रहा था, मीन्स उसमें ग्रोथ हो रहा था। अभी हम देखेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। ये देखिए, आपको 6 पॉइंट यहाँ पे मैंने राइट डाउन करके लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पाओगे आप। ये देखिए, ग्रोथ, ग्रोथ उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मस्ट है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड नहीं हुआ है, तो उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग में ग्रोथ एक, हमारी एक ग्रोथ की एक लिमिट है, ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, वो हमेशा पूरे लाइफ में नहीं बढ़ते रहते। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में ग्रोथ होता रहता है, जब तक उसमें लाइफ है तब तक ग्रोथ होता रहेगा। एनिमल्स में ऐसा नहीं है, उसमें एक सर्टेन एज तक जो है ग्रोथ होता है बस, ओके। उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाता है। हालांकि उसके उनके बाल, हमारे नेल्स, ये सब बढ़ते रहते हैं, है ना, डेड होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, इस तरह से। सो कम टू द पॉइंट, ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। लिविंग बॉडी का, लिविंग थिंग्स का एक मेजर कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। उनमें रिप्रोडक्शन होगा, वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स रिस्पिरेशन करेंगे, वो रिस्पिरेशन से ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। या जैसे रिस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन से हैं, एक O2 है, एक CO2 है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों गैसें क्या हैं, ये रिस्पिरेटरी गैसेस हैं। मीन्स इनको हम रिस्पिरेशन में यूटिलाइज करते हैं, हम या प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स या तो CO2 एब्जॉर्ब करेगा, CO2 ऑक्सीजन निकालेगा, या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, CO2 निकालेगा। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लिविंग बॉडी है तो उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, किस सेल का बना है, प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर है वो, ओके। उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, ऑर्गन है, सिस्टम लेवल का है, किस लेवल का है वो। नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस, मीन्स उसके पास कुछ स्टिमुली होगा, ब्रेन होगा उसके पास। नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उसका क्या है, हम इसको टू द फैक्ट एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट ग्रोथ। ये लिविंग का मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ ये आपके सामने है।
लिविंग थिंग्स ग्रो बाय इंक्रीज इन मास। ये आपने अभी पहले ही देखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ग्रोथ करते हैं। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जैसे अमीबा है, अमीबा डिवाइड हो करके उसका सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, वो जो है अपनी संख्या भी बढ़ा लेता है या फिर अपने सेल में जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। इंडिविजुअल्स भी ये बढ़ सकते हैं या फिर उनका सेल का साइज भी बढ़ सकता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन पार्टिकुलर ग्रोथ, इनमें पार्टिकुलर ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मीन्स जैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से उनका ग्रोथ होगा। बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता रहेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहेंगे और ग्रोथ होता रहेगा। आपको पता है जैसे जैसे सेल डिवीजन बढ़ता है नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल सा सेल है, ये डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। मीन्स मिटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा होगा, जब एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस, 2 सेल बनते हैं तो मिटोसिस। मीन्स व्हेन अ मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन ही है जो नंबर ऑफ सेल बॉडी में इंक्रीज करता है। ओके, और जब सेल बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहेंगे तो बॉडी ऑर्गन या बॉडी का साइज भी इंक्रीज करता रहेगा। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द पार्टिकुलर ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू लाइफ इन प्लांट्स। ये देखिए, थ्रू लाइफ इन प्लांट्स, ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, मीन्स बॉडी का बड़ा होना, ये प्रोसेस कब होता है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल की संख्या बढ़ती है बॉडी में तो बॉडी का ग्रोथ होता रहता है। तो क्या है, प्लांट्स में सेल डिवीजन होता रहता है। उसमें आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ा होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स जो एपिकल टिश्यू होते हैं वो उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन होता रहेगा और प्लांट का जो है साइज वो बढ़ता रहेगा, है ना। लेकिन एनिमल्स में एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है सेल डिवीजन का, नहीं तो आदमी भी पेड़ से भी बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तो अभी क्या है, ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली, ग्रोथ हमेशा होता रहेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा, किसमें, थ्रू आउट द लाइफ प्लांट, पूरे लाइफ स्पेन तक प्लांट में ग्रोथ होता रहेगा। जबकि वेनियर्स इन एनिमल इन ऑकर्स अप टू सर्टेन एज ओनली। यहां पे क्या लिख रहा है, एनिमल्स में कुछ ही एज तक ये सेल डिवीजन होते हैं, या यूं कह लीजिए कि कुछ ही एज तक सेल डिवीजन जब होगा तो ग्रोथ भी कुछ समय तक ही होगा, एक लिमिट है। एक नोट है यहां पे, हमने आपको बताया था क्या, जैसे ये माउंटेन है, ये पहाड़ है, ओके, या कोई पत्थर रखा हुआ है, तो हवा चलेगी, हवा से धूल के कण आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे और इस पे इस तरह से जमते रहेंगे। तो हजारों साल बाद आप देख पाओगे कि माउंटेन का साइज इतना बड़ा हो गया, जो पहले इतना था इतना बड़ा हो गया। पत्थर जो रेगिस्तान वगैरह में रेत के टीले होते हैं, आपने देखा होगा, उस पे भी इस तरह से रेत जमता रहता है और इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है। तो ये नॉन लिविंग है, क्या है, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में ये इसका बाहर का साइज तो बढ़ सकता है, क्यों, धूल के कण इस पे चिपक जाते हैं या जो भी है, लेकिन उसके इंटरनल में तो नहीं बढ़ेगा ना। जबकि लिविंग थिंग्स में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ तो होता ही होता है, इंटरनल ग्रोथ भी होता है, अंदर भी जो है सेल डिवीजन होता है और उसमें ग्रोथ होता है। सो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल while is non-living thing is external। मीन्स लिविंग थिंग्स में क्या होगा, ग्रोथ इंटरनल होगा और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल होगा, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल होगा। ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। जैसे सपोज दैट कोई लिविंग बॉडी है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, मीन्स अगर वो अलाइव है तो उसमें सेल डिवीजन हो रहा होगा। जैसे कोई पेड़ आपने लगा दिया, जैसे इतना बड़ा आपने एक पेड़ लगा दिया, ये इतना बड़ा हो चुका है, ओके। इसमें हर साल पतझड़ के मौसम आएंगे, पत्तियां झड़ेंगी, फिर इसमें नई नई कुपलें आएंगी और इसका साइज जो है बढ़ता जाएगा, हर साल कुछ ना कुछ इसमें ग्रोथ होगा। लेकिन अगर यही ट्री कट जाए इस तरह से तो फिर क्या होगा, ये अगर कट गया तो इसमें सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, और जब सेल डिवीजन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। सेल डिवीजन
अगर बंद हो गया तो ग्रोथ क्यों रुक जाएगी? क्योंकि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, अगर सेल डिवीजन हो रहा है, मींस व्हेन अ मदर सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन से सेल क्या कर रहा है? अपनी संख्या बढ़ा रहा है। उससे क्या हो रहा है? वो जो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं इसकी टहनियों में, वो इसको ग्रोथ दिला पा रहे हैं, इसमें ग्रोथ हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है। तो यहां पे क्या है, अगर इसको हम काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। मींस इसके सेल के प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे सूख जाएंगे। यू नो प्रोटोप्लाज्म, अकॉर्डिंग टू हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जब तक प्रोटोप्लाज्म सेल में है तब तक सेल क्या है? अलाइव है। अदरवाइज अगर ये सूख गया तो ये डेड हो गया। मीन्स अगर हमने पेड़ को काट दिया तो इसके जो प्लांट सेल्स हैं उसके प्रोटोप्लाज्म सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिससे वो सेल डेड हो जाएगा। और डेड सेल में रिप्रोडक्शन नहीं होता है या वो सेल डिवीजन नहीं करता है। सो कम टू द पॉइंट, ग्रोथ लिविंग थिंग्स का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग बॉडी का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। सो कम टू द पॉइंट, रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक्चुअली रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। पहले भी ऑर्गेनिजम्स थे, आज भी ऑर्गेनिजम्स हैं और कल भी ऑर्गेनिज्म होंगे। किस लिए? रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं? वो नए ऑफस्प्रिंग्स लेके आते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इस पृथ्वी पे बनी हुई होती है। सो कम टू द पॉइंट, रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये संतानों को उत्पन्न करने का एक मेथड है। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पहले आप देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स उसमें फ्रेगमेंटेशन से क्या हो रहा था? रिप्रोडक्शन, अपनी संख्या। अमीबा क्या है? अमीबा का क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा और फिर उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर वो 2 सेल बन जाएंगे, 2 से भी 4 बन जाएंगे, इस तरह से उनमें होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अभी क्या है? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट इंपॉर्टेंट है होना, जो फ्यूजन करते हैं, जायगोट बनता है, फिर वो डेवलप करता है जायगोट, फिर नया एक ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार होता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन्स वहां गैमेट्स नहीं बनते हैं। तो वहां पे बाय ब्रीडिंग से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो मल्टीसेलुलर में क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल के देखिए, फंगी स्प्रेड और मल्टीप्लाई फास्ट बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। मींस फंगस क्या करता है? मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स तैयार करता है। मींस जैसे आपने राइजोपस पढ़ा, राइजोपस ये वाला ब्रेड मोल्ड है ना, ये इस तरह से राइजोपस। फिर यहां से क्या होता है? ये इनका जो है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब इसमें स्पोर्स होंगे और जब ये इस तरह से फटेगा तो इसमें से ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे। राइजोपस आपने फंगस पढ़ा होगा, है ना, फफूद। तो आपने वहां पे देखा होगा कि ये मिलियंस ऑफ स्पोर्स तैयार करते हैं और एटमॉस्फेयर में ये घूमते रहते हैं। एडॉप्टेशन मिलेगा, फिर ये अपने आप को ग्रो करा लेंगे, फिर वो जो है स्पोर्स तैयार करेंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। सो इन ईस्ट का आप क्या क्या देखोगे? जैसे ये ईस्ट है, ईस्ट क्या करेगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से अलग हो जाएगा। हाइड्रा, आपने हाइड्रा पढ़ा है 9th क्लास में, याद होगा आपको। फाइलम सिलेंड्रेटा, एनिमल किंगडम में सिलेंड्रेटा फाइलम आपने पढ़ा है, उसमें आपने हाइड्रा को पढ़ा होगा। हाइड्रा, ये वाला हाइड्रा, याद आया? ये फिगर, ये इसके टेंटिकल है, ये इसकी बॉडी है, यहां पे हाइपोस्टोम इसका माउथ है ना। तो यहां पे कोई ऐसे बर्ड होता है,
मीन्स एक गांठ होती है यहाँ पे, फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे ये ऐसे बड़ा हो जाता है, बड़ा होता रहता है, और ये बड़ा होते होते क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ भी टेंटिकल्स निकल के चले आएंगे, टेंटिकल्स निकल गया, फिर यहाँ से कट होकर के ये अलग हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल तैयार हो गया, मीन्स एक नया हाइड्रा तैयार हो गया, एक नया हाइड्री तैयार हो गया। तो अभी क्या है, हाइड्रा में आपने देखा कि उसी बॉडी से एक नया वुड से एक नई बॉडी निकल के चली आती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, मीन्स इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है ये। ईस्ट में क्या है, जैसे ये ईस्ट है, ईस्ट का छोटा सा पार्ट ये बड़ा होगा, फिर ये धीरे बड़ा होते 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 यहाँ से कट जाएगा, एक नया ईस्ट तैयार हो जाएगा, ये भी वुडिंग सिस्टम है। तो अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, इन ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा वुडिंग ऑकर्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, मीन्स ये वुडिंग सिस्टम से क्या करते हैं, एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं अपने ही जैसे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड अमीबा reproduce by increasing the number of cell through the cell division, means आपने अमीबा देखा, अब बैक्टीरिया को ले लो, सिंपल सा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल का है, ये है बैक्टीरिया, सिंपल सा इसमें है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये धीरे से ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके ऐसे दो बना लेता है, मीन्स दो बैक्टीरिया तैयार हो गया, दो से फिर क्या होता है, फिर इसमें डिवीजन होते होते क्या होता है, ये 4 हो जाता है। इस तरह से वो अपना नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते रहते हैं। अमीबा में भी सेम प्रोसेस है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, पहले न्यूक्लियस इनलार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज होने के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, मींस न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होगा, फिर धीरे से क्या होगा, 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये 2 न्यूक्लियस क्या करेंगे, दोनों छोर पे चले जाएंगे, फिर इस सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा, ये पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मींस साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, और फिर ये क्या होगा, धीरे से ये 2 अमीबा में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मींस जहां एक अमीबा था फिर 2 अमीबा हो गया वो। ये क्या है, unicellular organism like bacteria, algae and amoeba reproduce in increasing the number of cell through cell division। यहां पे एक तो पॉइंट आपको मिला हुआ है, ये सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, mitosis, meiosis, when a mother cell divide into 2 daughter cells, when a mother cells divide into 4 daughter cells, ये सेक्सुअल सेल्स में होते हैं, स्पर्म्स वगैरह में होते हैं 4 डॉटर सेल्स, ओके। अभी सोमैटिक सेल्स जितने भी होते हैं सब में क्या होगा, मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स कन्वर्ट होंगे, मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो बढ़ते जाएंगे। अभी क्या है, हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिपेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने रिप्रोडक्शन को देखा, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेसेस है, किस तरह से होता है। अभी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए इतना ही। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। सो कम टू द पॉइंट, मेटाबॉलिज्म हम देख रहे हैं the characteristic of living organism, major characteristic of living organism, इसमें मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, मीन्स नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मीन्स ना तो वो सांस लेते ना उनमें कोई रिएक्शन होता है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता नॉन लिविंग थिंग्स में। अगर वो लिविंग बॉडी है, लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म है, एलाइव है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म में आपको 2 चीजें पढ़ना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है ये, सो यहाँ पीछे देख पा रहे हो नोट में, पहले हम नोट को ही देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म इज द रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। एनाबॉलिज्म जो है ग्रोथ के लिए जरूरी है, एंड मेंटेनेंस मींस एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एंड कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज, मीन्स परफॉर्मेंस क्या है और एक्टिविटीज क्या कह रहा है, उसमें हमें ये देखना है। सो हम यहाँ फैक्ट देखते हैं अभी मेटाबॉलिज्म का, द सम ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक और
the structure reactions continuously occurring inside the body means कुछ टूट रहा होता है, कुछ जुड़ रहा होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है लीव्स में सनलाइट आ रही होती है, मिनरल्स नीचे से आए हुए होते हैं रूट से, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो उसमें स्टार्च मेंटेन हो रहा है, मींस वो जुड़ रहा है रिएक्शन के थ्रू। और कहीं क्या होता है, इसके अपोजिट में क्या होता है, वो स्टार्च टूट रहा होता है ग्लूकोज फॉर्म में। तो कहीं पे जुड़ रहा है, कहीं टूट रहा है, टूट के एनर्जी दे रहा है। जैसे हम लोगों में जब रिस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल टूटने पे 38 एटीपी बनेगा एरोबिक रिस्पिरेशन में। अनएरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 एटीपी बनेगा, और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है तो एनर्जी प्रोवाइड होती है जिसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। तो कहीं पे ब्रेकडाउन होना, कहीं पे सिंथेसिस होना, ये दोनों ही मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं। सो कम टू द पॉइंट, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मींस यहां पे देखिए दोनों को अगर ऐड कर दीजिए, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मींस कहीं जुड़ रहा है कोई सब्सटेंस, कहीं टूट रहा है कोई सब्सटेंस। जैसे फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में एक में जुड़ रहा होता है, एक में टूट रहा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म occurs in all unicellular and multicellular organisms। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर वो ऑर्गेनिज्म है चाहे यूनिसेलुलर हो, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जरूर होंगी। क्यों, क्योंकि लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं सबको फंक्शनाइज करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ प्रोसेसेस को एक्टिव करने के लिए, या फिर जब वो लाइफ प्रोसेसेस जैसे सांस ले रहा है, भोजन को पचा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लोकोमोशन है ना, तो उसमें एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा, मींस जब रिस्पिरेशन होगा। सो रिस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। सो ये प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होता है। सो इट इज 2 स्टेजेस इंक्लूड। इसके 2 स्टेज को हम देख सकते हैं। पहला है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप, मींस उसमें जुड़ रहा होता है, बन रहा होता है। जैसे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जब आती है उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है और सिंथेसिस करके स्टार्च फॉर्म में उसको सेव कर लेता है, स्टार्च फॉर्म में इसको सेव कर लेता है। मींस यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग अप और सिंथेसिस और कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिमिलर वन, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहे सिमिलर फॉर्म में उसको इकट्ठा किया जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप देख पाते हो। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, एंड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस अभी क्या है, सेकंड क्या है, स्टेज क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब जैसे हमारे पास C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है, हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसको क्रिस्टी में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, इसको एटीपी में तोड़ेंगे, 38 एटीपी निकलेगा। और जब एटीपी निकलेगा, एक एटीपी टूटेगा तो एनर्जी प्रोवाइड होगी, एनर्जी निकलेगा, जिसके सेल्स और हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसका। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मींस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होगा वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। जैसे हम एनर्जी को क्या, स्टार्च को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्टार्च को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमारा जो टाइलिन एंजाइम है, मुंह से ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से, फिर वो धीरे धीरे ग्लूकोज फॉर्म में, मतलब सिंपलर फॉर्म में आ गया, और जो वो भी टूटेगा तो एनर्जी देगा। सो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, और ग्लूकोज टूटने पे एनर्जी प्रोवाइड होती है, मतलब एनर्जी मिलती है, निकलती है, उसका यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल क्या है,
जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है वो है जैसे रिस्पिरेशन, रिलीजिंग इज आउट। जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, ये रिस्पिरेशन एंड रिलीजिंग वेस्ट आउट, ये इसका एग्जांपल है। सो नोट आपने देख लिया है क्या, एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड द सेकंड इज कैटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड एक्टिवनेस। सो कम टू द पॉइंट, मेटाबॉलिज्म ये अलाइव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत जरूरी है, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मीन्स जैसे रिस्पिरेशन सांस वो नहीं लेते हैं और उसमें एनर्जी ना तो सिंथेसिस होती है और ना ही ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं, हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है। अभी हमको देखना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे हम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है उसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। सो कम टू द पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। So, cellular organization, okay. The next major characteristic of living organism is cellular organization. ये आप देख पा रहे हो, फोर्थ पॉइंट है ये। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक्चुअली आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना होगा, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से ही बने होंगे। आपको सेल का डेफिनेशन पता होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सेल क्या है, यूनिट। जैसे हम भी सेल के ही बने होंगे, ठीक है, हमारे पास ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है, नाक है, ऑर्गेनिज्म से पूरा एक सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो भी एक सेल का ही बना होगा। तो लाइफ की अगर शुरुआत होती है तो एक सेल से ही होती है। ओके, जैसे हम मिलियंस ऑफ सेल के बने हुए हैं, मिलियन सेल के बने हुए हैं, लेकिन है तो सेल। सेल में साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, उसके सेल ऑर्गेनेल है कि नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। ओके, विदाउट सेल नो लाइफ, क्योंकि उसमें होता है प्रोटोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू हक्सले, प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, आपको पता है। अगर यही नहीं है प्रोटोप्लाज्म सेल का तो सेल एलाइव नहीं है, और सेल अगर एलाइव नहीं है, सेल डेड हो गया तो टिश्यू भी डेड हो जाएगा, ऑर्गन भी डेड हो जाएगा, बॉडी भी डेड हो जाएगी। सो कम टू द पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स वेयर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। देखिए, प्लांट्स या फिर एनिमल्स अगर वो है, लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो सेल से ही बने होंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल while multicellular organism are formed by millions of cell। मीन्स जो यूनिसेलुलर होगा वो एक ही सेल का बना होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं, जैसे हम लोग बहुत से सेल के बने हुए हैं, यूनिसेलुलर थोड़ी हैं हम क्या हैं, हम मल्टीसेलुलर हैं। अमीबा यूनिसेलुलर है, लेकिन सेल दोनों जगह है। अगर ऑर्गेनिज्म है तो सेल से ही होगा। नेक्स्ट फैक्ट, द सेल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म। सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था 9th में, यहां भी आप डिटेल में पढ़ोगे सेल स्ट्रक्चर को बॉटनी में। ओके, तो सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। डुजार्डिन ने इसको डिस्कवर किया था, हाँ, पुरकिंजन ने इसके बारे में बताया था, इसके इंपॉर्टेंस को। और अकॉर्डिंग टू हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ये है तो सेल एलाइव है, ये नहीं है तो सेल डेड है। द सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ा हुआ है, यहां भी पढ़ोगे बॉटनी में। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइक्रोसोम, ये सभी क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल में होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। विच परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज, ये जो सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है, रिस्पिरेटरी सेल ऑर्गेनेल है, और एक्टिविटीज में से
प्लास्टिड्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, क्लोरोफिल होता है उसमें, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल के लिए। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सबका अपना अपना कुछ काम होता है। सो परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ऑफ द सेलुलर लेवल, जो सेलुलर लेवल पे वो काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसको, सेल को देता है ना। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करके प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, किसको, कौन यूटिलाइज करता है, सेल यूटिलाइज करता है। सो रिजल्ट इनटू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस मींस जो भी उस सेल में, जैसे सपोज दैट अगर सिंगल सेल है, जैसे ये कोई सेल है, ये एनिमल सेल है, ओके, तो यहां पे न्यूक्लियस होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये छोटा सा अगर होगा तो वैक्यूल होगा, क्योंकि प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होते हैं। सपोज दैट दिस इज ए प्लांट सेल, ओके, तो ये प्लांट सेल है, जो प्लांट इसी से बने होते हैं, एनिमल सेल से एनिमल बने होते हैं। न्यूक्लियस यहां भी है, न्यूक्लियस यहां भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां है, वैक्यूल्स यहां बड़े होते हैं, वैक्यूल्स यहां छोटे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां होता है, राइबोसोम यहां है, राइबोसोम यहां है, क्रोमोसोम्स यहां पे हैं, क्रोमोसोम्स यहां पे हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस यहां भी है। तो कुल मिला के देखेंगे, प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट प्लांट सेल के बने होंगे, एनिमल एनिमल सेल के बने होंगे, उनके जो सेल ऑर्गेनेल होंगे अपना अपना वो जो लाइफ प्रोसेसेस में जो भी सेल को अलाइव करने के लिए कंडीशंस बनती हैं, वो उसको वो एक्टिव रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। सो कम टू द पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में अपने आप को इंपॉर्टेंट शो करता है। क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सियसनेस। कम टू द पॉइंट, कॉन्सियसनेस मीन्स अभी क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे धूप आ रही है तो आप कहाँ, छांव में चले जाओगे। अगर विंटर का सीजन है मीन्स ठंडी का मौसम है तो आप छांव से धूप में चले आओगे, है ना। क्यों, क्यों, आपको वो एडप्ट है, मीन्स आपको वो अच्छा लग रहा है, आपके बॉडी के लिए फिट है, वो आपको वो सरवाइव कराएगा। अगर आप वहीं बैठे रहोगे, ठंड में ही बैठे रहोगे, तो हो सकता है आप बीमार हो जाओ, आप पेशेंट बन जाओ, आप हेल्दी ना रह पाओ। इसलिए जो है ह्यूमन बींग्स सबसे सुपीरियर है, मीन्स उसके पास जो है इन्वायरमेंट से स्टिमुली की जो है सबसे ज़्यादा क्वालिटी है। मीन्स अगर किसी ने इस अर्थ पे अडॉप्ट किया है, अपने आप को अडॉप्टेशन बना पाया है, तो सभी ऑर्गेनिजम्स में से ह्यूमन है, वो हम लोग हैं, वो मानव है जो आज इतना डेवलप कर पाया है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, कॉन्शियसनेस में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एक्सीलेंट एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, अगर वो ऑर्गेनिजम्स हैं तो एनवायरनमेंट में है, वो अपने आप को फिक्स कर पाए हैं अभी तक, नहीं तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। अगर वो सरवाइव कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट से अपने आप को टचअप में रखे हुए हैं, वो एनवायरनमेंट उनके लिए ठीक है। अगर नहीं ठीक होता है तो वो चेंज कर देते हैं, अपना प्लेस ही चेंज कर देते हैं। वहां पे नहीं होता है तो वो पूरी लाइफ स्पीसीज ही खत्म हो जाती है। जैसे डायनासोर्स ने अपने आप को यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रोडक्ट खत्म हो गए, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी, इस तरह से वो खत्म हो गए। या जितने भी स्पीसीजेज हैं जो गायब हो जा रही हैं धीरे धीरे, वो अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो एडॉप्टेशन करना होता है सबसे पहले। सो कम टू द पॉइंट, ये क्या है, सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, ये क्या है, एक एबिलिटी होता है। कॉन्सियसनेस, दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुली। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मतलब क्या है, जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हो एक्सटर्नल फैक्टर, अभी आप देखो लाइट, मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है लाइट से जो है वो इफेक्टेड होता है। कोई भी आप प्लांट्स ले लो, प्लांट्स में फूल कब आना है, फल कब आना है, कौन से क्रॉप्स को किस सीजन में कितनी लाइट पे, कितने टेम्परेचर पे है, उसका एग्रीगेट करेंगे, उसकी बुआई करेंगे, कब करेंगे, ये सब जो है फोटो इफेक्ट, मीन्स जो सनलाइट आती है उसका जो फोटो पीरियड होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि रबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है, ये आप जानते हो,
कौन विंटर सीजन में होना है, किसको समर सीजन में बुआई कराना है, तो ये जो है फोटो इफेक्ट पे डिपेंड करता है कब उसमें फ्लावरिंग होना है, इस तरह से। सो कम टू द पॉइंट, वाटर भी इफेक्ट करता है इस तरह से, टेम्परेचर और पॉल्यूटेंट्स और ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करते हैं, तो उसको जो है एडॉप्ट करना पड़ता है। लाइट, यहाँ पे देखिए लाइट ड्यूरेशन और फोटो पीरियड, ये देखिए लाइट ड्यूरेशन और फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मीन्स कितनी देर तक या कितने टेम्परेचर पे लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। इफेक्ट्स मैनी सीजनल ब्रीड्स, यहाँ पे लिखा क्या देखिए, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स में और एनिमल्स में सीजनल ब्रीड्स होते हैं, वो फोटो पीरियड या फिर लाइट पे डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। अगर आपके शरीर में कोई केमिकल चला जाए, किसी की बॉडी में अगर केमिकल चला जाए तो वो हार्मफुल होगा या यूजफुल होगा, वो बात की बात है। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स वैक्सीनेशन कराता है। वैक्सीनेशन मीन्स वैक्सीन, वैक्सीन किसी ऑर्गेनिजम्स के क्रिस्टल फॉर्म से बनाए जाते हैं, उसको बॉडी में इंटर किया जाता है, जिससे हमारे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है उस वैक्सीन से। तो केमिकल यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी हो सकता है बॉडी में एंटर करने के बाद, मीन्स उससे हम जो है इफेक्टेड होते हैं। सो कम टू द पॉइंट, ह्यूमंस आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स, मीन्स ह्यूमन बींग्स क्या, हम लोग क्या है, सुपीरियर हैं टू ऑल लिविंग थिंग्स एज दे हैव एन एडिशनल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियस। मीन्स हमारे पास या ह्यूमन बींग्स पास जितना सेल्फ सोचने समझने की क्षमता है उतना और किसी के पास में है नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ डेड विथ नो सेल्फ कॉन्सिक्यूसनेस, मीन्स जो आदमी मर गया या जो ऑर्गेनिज्म मर गया है उसके पास क्या, उसको चाहे धूप में रख दो या पानी में रख दो या किसी केमिकल में रख दो, उससे क्या, वो उससे रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो डेड हो चुका है, उसके प्रोटोप्लाज्म सूख चुके हुए हैं, मीन्स उसके ऑर्गेनिजम्स, उसके टिश्यूज, उसके सेल्स काम करना बंद कर दिए हैं, उसके सेल ऑर्गेनेल काम करना बंद कर दिए हैं, तो वो डेड हो चुका है। सो कम टू द पॉइंट, आपने ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में हम पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स में पढ़ रहे हैं। ओके, क्या है लास्ट में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगली स्क्रीन में। ओके, तो ये आपका लास्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका 6, यानी कि ये लास्ट फैक्ट है क्या, कि किस बेस पे ऑर्गेनिजम्स, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो आपने कैरेक्टर्स तो बहुत देखा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी आप देखोगे। मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, जैसे हम कैसे बने हुए हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है। पहले तो वो नॉन लिविंग का है। जब आप सेल को, जैसे सेल आप मानते हो कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे छोटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। अगर आप उसको भी तोड़ोगे तो आप उसको, उसके मॉलिक्यूल निकलेंगे, मीन्स उसमें आप एटम पाओगे। एटम में आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल होते हैं एटम में, वो आपको मिलेगा। तो कोई भी चीज अगर मिलके बना है तो वो किससे बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या मिलके बनता है, एटम बनता है। क्या बनता है, एटम्स बनते हैं। और एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से फिर एमिनो एसिड्स, है ना, प्रोटीन, ये सब आपस में मिल करके सेल बनाते हैं। और ये सेल, यही से लाइफ स्टार्ट होता है। सेल आपस में मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम लेवल होता है, फिर जाके कहीं एक ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ पा रहे हो, मीन्स ऑर्गेनिजम्स कहाँ से बने हुए हैं, वही एटम से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी हम बने हुए हैं। लेकिन अगर लिविंग की बात की जाए, मीन्स जैसे ये लिखा हुआ है सेलुलर कॉलोनी, मीन्स हम यहाँ पे सेल देख पाएंगे। सेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, लेकिन इधर सेल नहीं है, इधर नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग देखिए, नॉन लिविंग
और यहाँ लिविंग। नॉन लिविंग में ये कंपाउंड, ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे क्या है, ये मिल करके सेल बना रहे हैं। पहले क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, भले ही वो नॉन लिविंग हो। जैसे आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो कैसे बनेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आपस में मिलेंगे तो एटम बनेगा, एटम कई आपस में मिलेंगे कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल से टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, उसकी बॉडी तैयार होती है। सो कम टू द पॉइंट, body organization. The body of living organism is organized several component and subcomponents cooperate which each other for the functioning of whole body. मीन्स अगर हम इस तरह से आपको टीच कर पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ या इस तरह से चल पा रहा हूँ या लिख पा रहा हूँ, तो इसमें हमारे ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन का यूटिलाइज हो रहा है, हम उसका यूज कर रहे हैं। बॉडी ऑर्गन में क्या है, टिश्यूज हैं, टिश्यू में क्या है, सेल है, सेल में क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या है, एटम्स है, एटम्स में क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। अब हम फिर से सीरियल में आते हैं, स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे बनेगा एटम, एटम से बनेंगे कंपाउंड्स, कंपाउंड से फिर सेल बनेंगे, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से बॉडी मेंटेन होगी। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये कि ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक में ये अपने आप को इंपॉर्टेंट स्टे किए हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, मीन्स एक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल थे लाइफ के सभी प्रोसेस कर रहे थे, वैसे ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गन्स पूरा बना हुआ है, मतलब बेस यूनिट को आप ले लीजिए और कॉम्प्लेक्सिटी को भी ले लीजिए। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सिंपलर फॉर्म में आपको तो आसान है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन एटम, देन कंपाउंड, बट सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अभी हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अमीबा क्या है, हमसे कम कॉम्प्लेक्स है वो। तो सो कम टू द पॉइंट, आप आज एक चैप्टर स्टार्ट किए हो, पहला चैप्टर स्टार्ट किए हो, और उसमें हमारा चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या देखा, मीन्स जो लिविंग वर्ल्ड में जो एलाइव चीज़ें, जो ऑर्गेनिज्म है, कहाँ रहते हैं, जंगल में, समुद्र में, तालाब में, कहाँ रह रहे हैं, मिट्टी में, आसमान में, अंदर बाहर, है ना। कुल मिला करके हमें लिविंग वर्ड्स में पढ़ना है। ये जो दुनिया है, दुनिया के जो उसमें जीव हैं, ये आश्चर्यचकित करने वाले हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म। जैसे आप बर्ड्स को देखोगे, चिड़िया को देखोगे, ऑरिंथ्रोलॉजी मीन्स जब हम बर्ड्स का स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे ऑरिंथ्रोलॉजी। ऑरिंथ्रोलॉजी में हम टाइप्स ऑफ बर्ड्स को पढ़ेंगे। पता है आपको, मैं बताता हूँ आपको, 8600 टाइप्स की स्पीसीज बर्ड होती हैं। कितने, 8600 टाइप्स की स्पीसीज बर्ड होती हैं। जैसे आप पिजिन बोलो 1, पीकॉक 2, है ना, इस तरह से, स्पैरो 3, हेन 4, ऐसे इस तरह से 8600 जातियां हैं, स्पीसीज हैं, किसकी, बर्ड्स की। उनको हम ऑरिंथ्रोलॉजी में पढ़ेंगे। इंडिया में, भारत में 1200 स्पीसीज हैं अकेले भारत में। देखिए इंडिया में डाइवर्सिटी, लाइफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्यों, यहाँ वेदर अलग अलग है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है ना, तो हर मौसम है, उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म भी हैं, स्पीसीज भी हैं। इस हिसाब से बर्ड्स के भी स्पीसीज सबसे ज़्यादा हैं, 1200 अकेले इंडिया में, जिसमें से 900 बर्ड्स कंप्लीटली यहीं पे स्टे करते हैं। लेकिन 300 टाइप्स के बर्ड्स, स्पीसीज बर्ड्स, ये माइग्रेट बर्ड होते हैं। मीन्स जो दूसरे देश में, साइबेरिया वगैरह में जाते हैं, फिर हमारे देश में आते हैं, इस तरह से वो माइग्रेट करते रहते हैं। सो कम टू द पॉइंट, हमें इस अमेजिंग फैक्ट्स को ऐसे ही इस लिविंग वर्ड्स में पढ़ना है, द लिविंग वर्ड में पढ़ना है कि कैसे क्या है ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसमें क्या अमेजिंग फैक्ट हैं, कितने फैक्ट हैं, वो आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला हमारा टॉपिक होगा इसी चैप्टर। देखिए इस चैप्टर के 5-6 वीडियोस जाएंगे आपके पास, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है, फिर भी इंपॉर्टेंट है।
अगले वीडियोस में मैं लेके आऊँगा लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसी चैप्टर का है वो। तो मिलते हैं, थैंक यू।